इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सिचुएशन क्या है बच्चों, यहां पर दो बॉडीज हैं, एक की वेलोसिटी है u1, एक की वेलोसिटी है u2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब मान लेते हैं u1 जो है वो u2 से बड़ा है, तो इस बॉडी ने पीछे से आकर इसको हिट किया और आफ्टर कोलिजन का ये सीन है। तो जब इस बॉडी ने इसको हिट किया तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन v2 बड़ा होगा v1 से। समझ गए, कोलिजन से पहले u1 बड़ा है u2 से, तभी तो वो पीछे से आ रही है, तभी तो टक्कर मार पाएगी अगर u1 बड़ा होगा u2 से, और कोलिजन के बाद v2 बड़ा है v1 से। तो यहां पे हम इसको कह रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो पहली बात तो ये कोलिजन इलास्टिक है, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी और ऐसे में बॉडीज टकराने के बाद अपनी शेप पूरी तरह से रीगेन कर लेंगी। दूसरा, ये कोलिजन है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इन बॉडीज की जो वेलोसिटी थी वो सेम लाइन के अलोंग रहेगी। जैसे कि बिफोर कोलिजन आप देख रहे हो इनकी वेलोसिटीज इस लाइन के अलोंग थी, और आफ्टर कोलिजन भी इनकी वेलोसिटीज जो है इसी लाइन के अलोंग है, इन्होंने ये लाइन नहीं छोड़ी। तो ये है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमने v1 और v2 की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m1 u1 m2 u2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो कोलिजन कैसी भी हो उसमें मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है मतलब दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम है m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम है m2 u2 इक्वल टू आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम हो गया m1 v1 प्लस उसका मोमेंटम हो गया m2 v2। ठीक, अब v1 को इधर ले आओ, मतलब m1 v1 को इधर ले आओ। 1 वाले जितने सबस्क्रिप्ट्स हैं उनको एक साइड पे लाना है और 2 वाले जो है उन्हें एक साइड पे लाना है। ठीक, m1 u1 माइनस इसको इधर ले आओ m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस इसको इधर ले गए m2 u2। ठीक, अब आपको m1 कॉमन ले लेना है, m1 यहां से कॉमन लिया तो u1 माइनस v1 बचा इक्वल टू यहां से m2 कॉमन ले लेना है तो ये बचा v2 माइनस u2। क्लियर, ओके। तो पहली तो इक्वेशन आपकी हो गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। तो अब आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक, इसमें भी आपको यही करना है कि 1 सबस्क्रिप्ट वाले एक साइड ले आने हैं, 2 सबस्क्रिप्ट वाले एक साइड लेके जाने हैं, और हाफ 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 कॉमन लेके काट दो, हाफ का कोई रोल नहीं है। तो वहां पे बचेगा m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर माइनस ये उधर आ गया m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर। ठीक, यहां से m1 कॉमन लो, वही स्टेप जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में लिया था, और यहां से m2 कॉमन लो, यहां से m2 कॉमन लो, तो m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब यहां पे आप प्रॉपर्टी लगाओ, एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर वो आइडेंटिटी लगाई जाए m1 इंटू u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2।
क्लियर? ओके, अब आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को आपने ले लेना है नंबर 2। अब आपने क्या करना है, आपने 2 को 1 से डिवाइड कर देना, ठीक है? ये वाली इक्वेशन जरा यहां पे लिखो, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहां पे हमारा स्टेप क्या है, 2 divided by 1, 2 divided by 1 gives 2 divided by 1 gives। तो पहले ये वाली इक्वेशन लिखो, इस इक्वेशन को जरा हम ले चलते हैं उस तरफ। दिस डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली, इसको डिवाइड कर दे दोनों तरफ फर्स्ट वाली से, तो यहां पे अपने को मिलेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। अब ये m1 से m1 कट गया और इस पूरे से ये कट गया, m2 से m2 कट गया और इस पूरे से ये कट गया, तो क्या बचा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। तो u1 है ना, ये बचा। तो यहां से अपने को देखो, यहां से ये बचा, ठीक है? अब यहां से अपने को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा v1 और v2 का, लेकिन यहां पर अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, जरा उसको डिस्कस कर लें एक बारी। अगर मैं u वाली टर्म्स को एक तरफ ले आऊं, अगर मैं u वाली टर्म्स को एक तरफ ले आऊं और v वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाऊं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो टकराने से पहले जो पीछे वाली बॉडी थी, यानी जिसकी वेलोसिटी u1 थी, वो ज्यादा थी वेलोसिटी, तो u1 माइनस u2 क्या हुआ, टकराने से पहले दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। जब सेम डायरेक्शन में बॉडीज होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो, सबट्रैक्ट करके। अच्छा, टकराने के बाद वेलोसिटी किसकी ज्यादा थी, v2 वाली ज्यादा थी, तो यह है v2 माइनस v1, यानी टकराने के बाद वाली रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को बोला जाता है, टकराने से पहले वाली रिलेटिव वेलोसिटी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है? और इसको बोला जाता है, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी को बोला जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है? इन दोनों की रेशियो को E से डिनोट किया जाता है। इन दोनों की रेशियो को, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों की रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है, E से डिनोट किया जाता है। और इस E को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है? ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो। अब आप देख रहे हो कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल आ रही हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर इलास्टिक कोलिजन, और वी कैन राइट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें बॉडीज की शेप बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं हुई, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। वैसे जहां इलास्टिक कोलिजन लिखा रहता है उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही हमने मानना है, ठीक है? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इनइलास्टिक हुई, यानी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी भी लॉस हुआ, तो हम उसको इनइलास्टिक की कैटेगरी में ले आते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक मतलब एक ही बात है, तो E हो गया 1, ठीक है? एंड फॉर इनइलास्टिक कोलिजन E क्या हो गया, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि अगर कोलिजन इनइलास्टिक होगी यानी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस हुई है तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उससे कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है भाई, वेलोसिटी बची ही नहीं बॉडीज के पास, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा होगी, न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, और ई जो है वो लेस देन 1 आएगा। एंड फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें बॉडीज अपनी शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाती। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो है कि कोलिजन के दौरान शेप डिफॉर्म होती है, तो कोलिजन के दौरान जितनी शेप डिफॉर्म हुई उतनी ही डिफॉर्म रहेगी, बॉडीज अपनी शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाएंगी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब बॉडीज आपस में टकरा के चिपक जाएं, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी अलग होने की कोशिश करेंगी तो उनकी शेप रीगेन हो सकती है, एक मॉलिक्यूल वापस आ सकता है। तो अगर शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं हुई है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ऐसे केस में ऑब्वियसली ई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ऐसे केस में बॉडीज सेपरेट हो ही नहीं रही, तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, 0। सो फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई है 0। ठीक है, अब अपने डेरिवेशन पे वापस आते हैं। तो हम तो v1 v2 की वैल्यू डिराइव कर रहे थे, तो आप डेरिवेशन जब एग्जाम में कर रहे होंगे तो आप इस वाले पार्ट को छोड़ के यहां से डायरेक्ट आ जाना, यहां से आप वैल्यू निकालो v2 की, v2 की वैल्यू आई u1 प्लस v1 माइनस u2, v2 की वैल्यू आई u1 प्लस v1 माइनस u2, एंड पुट दिस वैल्यू इन मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और हम यहां से v1 v2 की वैल्यू क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, हम यहां से v1 v2 की वैल्यू इसीलिए तो नहीं निकाल पा रहे थे ना, बिकॉज यहां पे दो वेरिएबल है v1 और v2, तो एक वेरिएबल हमने यहां से कम कर लिया, v2 की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, u1 प्लस v1 माइनस u2। इसको थोड़ा सॉल्व करें। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v1 की वैल्यू निकालनी है, तो v1 वाली सारी टर्म्स जो है वो एक साथ होनी चाहिए। v1 वाली कौन सी टर्म है, देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो मैंने इसमें से v1 कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा m1 और यहां पे बचेगा m2 इंटू v1, बाकी सब मैं दूसरी तरफ पटक देता हूं। अब यहाँ पे m2 u2 है, वो माइनस m2 u2 इधर आएगा, तो एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m2 u2 और m1 u1 है, यहां पे एक टर्म बच गई m2 u2, ये इधर आएगा तो u1 कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा m1 माइनस m2। ये अच्छा, इसको इस तरफ लिख लो, हम v1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, v1 इधर रखा, वैल्यू इधर रखी, अजीब लगेगा थोड़ा, तो m1 प्लस m2 से इसको डिवाइड तो मैं कर रहा हूं, बट इस वाली साइड को इधर रख रहा हूं, इस वाली साइड को उधर ले जा रहा हूं, तो v1 हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है वो रिजल्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो जरा इसको बॉक्स में डालने का इंतजाम किया जाए। ये ठीक, ये v1 है। अब v2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहां से आपने v1 की वैल्यू निकाली, v2 की वैल्यू निकाली v1 की टर्म्स में, तो यहां से आप v1 की वैल्यू निकालो v2 की टर्म्स में, तो v1 को इधर रखो, इसको इधर ले आए, फिर v1 की जगह यहां पर वैल्यू पुट करी तो आपको v2 की वैल्यू मिल जाएगी। बट हम डेरिवेशन में लिख सकते हैं सिमिलरली करके, जैसे ये हमारा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम जरा अगले पेज पे ले चलें।
तो जो दूसरी वैल्यू आएगी यानी कि V2, वो क्या आएगी वो मैं लिख देता हूं यहां पे, बहुत ही इजी है उसको याद रखना। V2 इज, जहां जहां 1 है वहां 2 लगा दो, इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां 2 है वहां 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू U2 प्लस 2 M1 U1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1, और ये है आपकी वैल्यू V2 की। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। अगर यहां तक के डेरिवेशंस की बात करें तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है, एक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन था, एक बैंकिंग ऑफ रोड्स था लॉज ऑफ मोशन में, और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पहले 5 चैप्टर्स का, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।